मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। रात के सन्नाटे में जब हवा खिड़कियों के शीशों से टकरा कर एक अजीब सी करहा पैदा हो करती है, तब पुरानी यादें किसी गड़े हुए मुर्दे की तरह दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। अभी भी जब मैं सौरभ अपने कमरे की बत्ती बुझाता हूँ तो अंधेरा मुझे सिर्फ लगता नहीं बल्कि लगता है कि कोई सफ़ेद साड़ी पहने कोने में खड़ा होकर मुझे घूर रहा है। ये कहानी आज से कुछ साल पहले की है। एक ऐसा मंजर जिसने मेरे हंसते खेलते परिवार की नींव हिलाकर रख दी। मेरी बुआ की शादी को 19 साल हो चुके थे। उनका 2 मंजिला घर शहर के एक पुराने और शांत इलाके में स्थित था। नीचे वाले फ्लोर पर मेरे चाचा जी का परिवार रहता था और ऊपर वाले फ्लोर पर बुआ अपने पति और 2 बेटे आयुष और नमन के साथ रहते थे। सब कुछ बहुत सामान्य और सुखद चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, एक भयानक तूफान आने से पहले सन्नाटा ही छा जाता है। शादी के 19वें साल के ठीक बाद उस घर का माहौल अचानक बदलने लगा। शुरुआती हुई पहली अकाल मृत्यु से। चाचा जी के परिवार का एक 35 साल का युवक जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, उसने अचानक एक रात बिना किसी कारण के आत्महत्या कर ली। घर में चीख पुकार मच गई। कोई समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। अभी परिवार इस सदमे से उभर ही नहीं पाया था कि कुछ सालों बाद बुआ के घर में त्रासदी ने दोबारा दस्तक दी। मात्र 20 साल का एक हट्टा कट्टा लड़का अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों की दवाइयाँ बेअसर साबित हुई और कुछ ही दिनों में उसने भी तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मौत का ये खूनी सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसके कुछ सालों बाद मेरे फूफा जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें एक ऐसी अज्ञात गंभीर बीमारी ने घेर लिया जिसका जवाब बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास भी नहीं था। दिन ब दिन उसका शरीर सूखता गया और एक दिन फूफा जी भी हमें छोड़कर चले गए। फूफा जी के जाने के बाद वो घर किसी शमशान जैसा लगने लगा। घर का हर कोना अब चीखता हुआ सा प्रतीत होता। रात होते ही पूरे घर में आसपास अनगिनत बिल्लियों के रोने की आवाज़ें गूंजने लगती। ऐसा लगता मानो दर्जनों बिल्लियां किसी की मौत का मातम मना रही हों। घर पर मानो किसी की बहुत बुरी खूनी नज़र लग चुके थे। सबसे अजीब बात यह थी कि रात में घर की सारी ट्यूबलाइट और बल्ब चलते रहने के बावजूद कमरे में एक अजीब सा धुंधला और पीला सा अंधेरा पसरा रहता था। रोशनी जैसे उस घर की दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती थी। इस खौफनाक माहौल से लगातार हो रही मौतों से टूटकर चाचा जी की फैमिली ने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और कहीं और चले गए। अब उस घर में, इतने बड़े से घर में और मनहूस घर में, सिर्फ मेरी बुआ और उनके 2 मासूम बच्चे आयुष और नमन ही बच गए थे। बुआ पूरी तरह टूट चुकी थी। रात ढलते ही डर के मारे वो तीनों खुद को एक कमरे में बंद कर लेते, अंदर से कुंडी लगा लेते और सुबह की पहली किरण फूटने तक उसी कमरे में दुबके रहते हैं। बुआ का दुख बांटने और उनका हाल चाल जानने के लिए मैं 2 दिनों के लिए उनके घर रुकने गया। दिन का समय तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन जैसे ही सूरज ढला और रात का अंधियारा गहराया, घर का माहौल दम घोंटू होने लगा। रात के करीब 1 बज रहे थे। घर में एक अजीब सी फुसफुसाहट और भारीपन महसूस हो रहा था। बुआ, आयुष और नमन सो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। सोने की एक अजीब सी बेचैनी और दिल में धक धक हो रही थी। मुझसे कमरे में घुटन बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने सोचा कि थोड़ा ताज़ी हवा खाने छत पर जाता हूँ। मैं चुपचाप कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर गैलरी से होते हुए छत की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मेरी ही सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे ही मैं छत की सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचा, अचानक मेरे कदम जम गए।
मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। शरीर का सारा खून जैसे जम गया हो। सीढ़ियों के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी पहने पीठ किए हुए बैठी थे। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है वहाँ? और औरत ने धीरे धीरे मेरी तरफ अपना सिर घुमाया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी चीख मेरे गले में ही फंस कर रह गई। वो कोई इंसान नहीं थे। उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। आंखें अंदर धसी हुई लाल अंगारे जैसी और कटे हुए होंठ थे। उसके लंबे गंदे नाखून सीढ़ियों पर रगड़ रहे थे। वो एक चुड़ैल थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो बूढ़ी औरत अपनी जगह से उठे और एक भयानक अमानवीय चीख मारते हुए मेरी तरफ बेतहाशा दौड़े। उस चुड़ैल को अपनी तरफ आते देख मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं बदहवास होकर पीछे की ओर भागा, लेकिन डर के मारे कांपते पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं सीढ़ियों के पास ही औंधे मुँह गिर पड़ा। जब तक मैं उठ पाता, वो चुड़ैल एक ही छलांग में मेरे ठीक आगे आकर खड़े हो गए। उसके मुंह से सड़े हुए मांस की बदबू आ रहे थे। उसने अपने खौफनाक पंजे मेरी गर्दन की ओर बढ़ाए और मुझे जान से मारने की कोशिश करने लगी। हवा में एक अजीब सी ठिठुरन फैल गए थे। मैंने अपनी बची कुची पूरी ताकत समेटी और अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया, बुआ, आयुष, बचाओ। मेरी चीख पूरे सन्नाटे को चीरती हुई घर में गूंज गई। तुरंत ही नीचे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तेज कदमों की आहट हुई और बुआ अपने दोनों बेटों आयुष और नमन के साथ बदहवास हालत में दौड़ती हुई सीढ़ियों की तरफ आई। जैसे ही बुआ और बच्चों के कदम वहाँ पड़े और कमरे की लाइट की रोशनी सीढ़ियों पर टकराई, वो भयानक चुड़ैल हवा में धुएं की तरह एक झटके में गायब हो गई। मैं ज़मीन पर पड़ा थर थर काँप रहा था। पसीने से लथपथ बुआ और भाइयों ने मुझे उठाया और नीचे कमरे में ले गए। जब मेरी सांस थोड़ी सामान्य हुई तो मैंने रोते हुए ही वो सब कुछ बुआ को बताया जो मैंने अभी छत की सीढ़ियों पर देखा था। मेरी बात सुनते ही बुआ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने गहरी सांस ली और कांपती आवाज़ में घर का वो खौफनाक रहस्य बताया जो अब तक किसी को नहीं मालूम था। बुआ ने रोते हुए कहा, सौरभ, जो औरत तुमने देखी थी वो हमारी पीढ़ी से 2 पीढ़ी के पहले की है। वो औरत काला जादू और भयानक तंत्र विद्या जानती थे। जब उसकी दर्दनाक मौत हुई थी तो उसकी अतृप्त आत्मा इसी घर की दीवारों में कैद होकर रह गई। वो एक चुड़ैल बन चुकी है और इस घर के किसी भी सदस्य को चैन से जीने नहीं देना चाहती। बुआ की आंखों से बहते आंसू मोमबत्ती की लौ में साफ दिख रहे थे। उन्होंने अपनी कांपती हथेलियों से मेरा हाथ पकड़ा और अतीत की उस काली परत को उखाड़ना शुरू किया जिसे अब तक इस घर की नींवों के नीचे दफना कर रखा गया था। सौरभ, बुआ की आवाज़ में एक अजीब सी थरथराहट थे। जिस औरत को तुमने सीढ़ियों पर देखा था वो कोई पराई नहीं थे। वो हमारे परिवार के 2 पीढ़ी पुरानी एक बुजुर्ग औरत थी, चाची सास। वो सादा जीवन जीने का नाटक करती थी, लेकिन असलियत में वो शमशान घाट की राख और काली तंत्र विद्या में डूबे हुए थे। जब पूरे घर को उसके इस खौफनाक खेल का पता चला तो पूरे खानदान ने एकजुट होकर उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दिया था। बुआ ने एक ठंडी सांस भरी और कमरे के उस अंधेरे कोने की तरफ देखकर जहां ट्यूबलाइट की रोशनी पहुंचते पहुंचते पीली पड़ जाती थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बुआ ने आगे कहा, कुछ सालों बाद एक ढलती शाम को वो औरत वापस लौटी। उसका शरीर जर्जर हो चुका था, सिर के बाल सफ़ेद हो चुके थे और आंखों में एक छोटी लाचारी थी। उसने घर के बड़े बुजुर्गों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू किया। उसने कसम खाई कि वो सारे काले गलत काम छोड़ दिए हैं, मगर अब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन भगवान के नाम पर बिताना चाहती है। परिवार वालों को तरस आ गया और यह इस घर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा गया कि आयुष और नमन के सीने की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थे।
वो वापस तो आ गए, लेकिन उसने अपना काला धंधा नहीं छोड़ा। बुआ की आवाज़ अचानक फुसफुसाहट में बदल गई। दिन में वो माला फेरती थी, लेकिन रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता, वो चुपके से छत के कोने में चली जाती जहाँ तुम आज गए थे। वहाँ वो उल्लू का खून, सूखी हड्डियाँ और काले कपड़े बिछाकर भयानक बलि पूजा करते थे। वो इस घर के चिरागों की बलि चढ़ाकर अपनी अमरता और तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाती थी। बुआ ने आगे बताया कि घर में जितने भी अकाल हादसे हुए, चाहे वो चाचा के 35 साल के लड़के की आत्महत्या हो, 20 साल के मासूम भाई की मौत हो, या फूफा जी का तड़प तड़प कर मरना, ये सब उसी तंत्र विधा जानने वाली औरत का किया धरा था। वही आत्मा एक एक करके घर के पुरुषों को निगल रहे थे। उस रात के बाद मुझे समझ आया कि बुआ और वो 2 छोटे बच्चे किस खौफनाक साए के साथ हर पल जी रहे थे। जिस घर में मैं कभी बच्चों की किंकारियाँ गूंजती थे, आज वहाँ सिर्फ अपनों के खोने का दर्द और मौत की आहट बची थे। अगली ही सुबह मैं बुआ और आयुष नमन को लेकर उस मनहूस घर से हमेशा के लिए निकल गया। वो घर आज भी उसी मोड़ पर वीरान खड़ा है, जहाँ रात होते ही बत्ती की रोशनी हल्की पड़ जाती है और सीढ़ियों पर आज भी किसी की सफ़ेद साड़ी की सरसराहट सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।